नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एमपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया है और एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर एक सीट पर उपचुनाव होना है और गौरतलब है कि एमपी में 28 में से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं, तो वहीं 3 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 29 सितंबर एमपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। उपचुनाव सुरक्षा मानकों में होगा और एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर ही जमा होंगे। वहीं इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव में कोरोना मरीज भी वोट डाल सकेंगे और इसके लिए चुनाव आयोग ने खासी व्यवस्था भी की है। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। तो आपको बता दें कि राजनीतिक दल तैयार है, लेकिन फिलहाल यदि हम ऐलान की बात करें तो ऐलान का इंतजार होना भी बाकी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि 29 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कब होने वाले हैं, क्या वो तारीख रहेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 29 सितंबर एमपी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का दिन तय किया गया है। हालांकि आज यदि बिहार की हम बात करें तो बिहार चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है, लेकिन फिलहाल एमपी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव है। हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कब से इंतजार था, आज आए। हम तैयार हैं, सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। लोग काम देखते हैं, विकास जन कल्याण, उसी पे चुनाव होगा। बहाना है कि चीफ सेक्रेटरी ने कोई थोड़ी सी दिक्कत बताई। वो दिक्कत क्या 2 दिन बाद ऐलान करने से दूर हो जाएगी? दरअसल वो दिक्कत प्रशासनिक नहीं है, वो दिक्कत चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर नहीं है, वो दिक्कत है सरकार की तैयारियों को लेके। क्योंकि सरकार उन प्रत्याशियों के क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित करके घोषणाएं करना चाहती है जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। वो चूंकि उनके ऊपर पैसे लेने का, पार्टी के साथ धोखा करने का ठप्पा लगा हुआ, जनता उनसे नाराज है, जनता उनको हराना चाहती है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों को लेकर पिछले कुछ वक्त से असमंजस की स्थिति थी और वही स्थिति अभी भी बरकरार है। लेकिन यदि बिहार चुनाव की हम बात करें तो बिहार चुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 29 सितंबर को वो तारीख है जब तय किया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कब होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से कुलेश्वर पांडे जुड़े हुए हैं और भोपाल से हमारे साथ न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ आकाश भी जुड़े हुए हैं, जिनसे जानकारी लेंगे और समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है चुनावों को लेकर। सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा, 29 दिसंबर ये तय कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जानकारी आने वाली है कि आखिर उपचुनाव कब होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं कोरोना महामारी की बात करूं तो इस दौरान तमाम हमें नई चीजें, नवाचार देखने को मिलेगा। क्या कुछ तैयारियां, और यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है मुख्य विपक्षी दोनों ही दल पूरी तरह से तैयार है जो उपचुनावों के लिए? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर बिहार इलेक्शन को लेकर डेट्स जो है क्लियरिफाई कर दी गई, उनकी डेट्स का ऐलान कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश और जिन राज्यों में बाई इलेक्शन होना थी
उन राज्यों की डेट्स अभी तक जो है उनका ऐलान नहीं किया गया है। और अब ये साफ कर दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि 29 तारीख को होने वाली बैठक में जो है 29 तारीख को शाम को जो है बैठक के बाद निर्वाचन आयोग बाय इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करेगा। मतलब ये साफ है कि 29 तारीख के बाद जो है मध्य प्रदेश में कभी भी जो है चुनावी शंखनाद हो सकता है। यही कारण है कि इसको लेकर मध्य प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस के, दोनों ने ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर आकर चुनावी शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी लगातार वर्चुअल से लेकर एक्चुअल तक और अब लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर रैलियां कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के विकास के एजेंडे पर जनता से संवाद के जरिए जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की जो पहली सूची है 15 प्रत्याशियों की, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कल दिल्ली भी गए थे, पार्टी हाईकमान से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद जो है माना जा रहा है आज शाम तक जो है कांग्रेस की दूसरी सूची भी जो है जिसमें 13 प्रत्याशियों के जो नामों का ऐलान है वो कांग्रेस कर सकती है। तो दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि जिस तरीके से 3 दिन की लेट जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है, निर्वाचन आयोग ने इस बात को कहा है कि कोरोना संकट को लेकर जो मुख्य सचिव है राज्यों के जहां बाई इलेक्शन होने हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी, वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद 29 तारीख को ही जो है शाम को जो है तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश का जो प्रमुख सियासी दल है विपक्ष के रूप में कांग्रेस, उसने जरूर सवाल उठाए और साफ तौर पर उनका यह कहना है कि बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी की सरकार के इशारे पर यह किया गया है जिससे बीजेपी सरकार 3 दिनों के अंदर जो तमाम लोकार्पण के कार्यक्रम है, घोषणाएं हैं, वो आसानी से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरह से वार ही इसे कहा जाएगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, रायपुर की ओर चलेंगे। कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, यदि बात की जाए यहाँ मरवाही सीट की तो अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और लंबे वक्त से जोगी परिवार का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। मैं समझना चाहूंगा इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं और बात यदि यहां पर तारीखों की जाए तो फिलहाल यहां पर भी तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन क्या इस उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ मुख्य विपक्षी दल दोनों ही तरह से तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा कि मरवाही का जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई और तभी से जो है कांग्रेस और जनता कांग्रेस वहां पे लगातार वहां पे बैठे हुए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और लगातार वहां पे चुनाव प्रचार प्रसार वहां पे जारी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वहां पे बढ़त बनाई रखी है। जो प्रभारी मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल खुद वहां पे हैं, मोहन मरकाम का दौरा हो चुका है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा हो चुका है और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं लगातार एक के बाद एक वहां पे दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पे काफी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जनता कांग्रेस जोगी, क्योंकि अजीत जोगी वहां से विधायक रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अमित जोगी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। लगातार वहां जो मोर्चा है, अजीत जोगी की धर्मपत्नी जो है रेणु जोगी, उन्होंने वहां पे मोर्चा संभाल रखा है और तमाम जो जनता कांग्रेस के विधायक है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हम नहीं नकार सकते। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से काफी वहां पे तैयारी जो है वो कर रही है, उनकी बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अगर बढ़त की बात की जाए तो बढ़त जो है कांग्रेस पार्टी ने वहां पे बना के रखा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह से गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया, उसके बाद करोड़ों रुपए की कई सौगात दिए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जता जा रही है कि वो सीट कांग्रेस के पाला में आ सकता है। लेकिन कांग्रेस, जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों का दावा है कि वो सीट हम जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस को भी लोगों ने देखा, जनता कांग्रेस को भी लोगों ने देखा, इसलिए अब बीजेपी वो सीट जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का पल्ला जो है वहां पे ज्यादा भारी नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है मरवाही में जुटे हुए और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। हमने बीते दिनों देखा कि कई जनता कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इसलिए कांग्रेस जो है वहां पे फुल कॉन्फिडेंस में कि वो सीट हम ही जीतेंगे। और निश्चित तौर पर अगर हम पूरे ऑल ओवर अगर अभी तक की बात करें तो जैसे ही अजीत जोगी का निधन हुआ उसके बाद जब वहां पे उपचुनाव होना है तब से ही कांग्रेस पार्टी वहां पे जुट गई थी तैयारी में। हालांकि प्रत्याशी तीनों पार्टी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि प्रत्याशी कौन रहेगा हमारी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी तीनों पार्टी की भी, मुकाबला वहां पे त्रिकोणीय भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑल ओवर मुकाबला त्रिकोणीय तो कुलेश्वर यहाँ हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से कोरोना का कहर हर तंत्र पर पड़ रहा है और खासतौर पर यदि हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो वर्तमान परिदृश्य कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ का बेहद चिंताजनक है और भयावह स्थिति यहां पर बनी हुई है। लेकिन उपचुनाव में कोरोना का क्या असर रहेगा, खासतौर पर तैयारियों में और प्रचार में कितना फर्क देखने को मिल सकता है?
देखिए निश्चित तौर पे कोरोना का यहाँ पे स्थिति अभी खराब है, लगातार संक्रमण जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैंने कहा सुनील कि कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी कर दी है। कांग्रेस का ये अंतिम तैयारी जो चल रही है, कांग्रेस ने काफी पहले ही उस सीट को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि 2 उपचुनाव जो हुए, चाहे वो बस्तर की बात की जाए, लगातार जो है कांग्रेस के पाले में ही वो आया सीट, तो कांग्रेस यही कह रही कि ये भी सीट जो है हमारे खाते में आएगा, क्योंकि जनता जो है कांग्रेस के कार्यकाल से खुश है, कांग्रेस के कामकाज से खुश है। इसलिए कांग्रेस ने पहले ही उस सीट पर तैयारी शुरू कर दी थी और कांग्रेस का भी अंतिम तैयारी चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा और जनता कांग्रेस जोगी का, तो अभी भी जो है वो लगातार बैठकों को दौर उसमें जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पे पूरी उम्मीद जता रही है कि हम वो सीट जीत कर आएंगे, इसलिए कांग्रेस को उतना वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला जितना जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे प्रचार प्रसार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल कुलेश्वर, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम प्रचार की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि डोर टू डोर जो कैंपेन रहने वाला है, प्रत्याशी के साथ 5 से ज्यादा यहां पर अन्य कार्यकर्ता नहीं मौजूद रह सकते हैं। वैसे में क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं ताकि लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द पहुंचा जा सके प्रत्याशियों के द्वारा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहले ही वहां का जो जिम्मा है बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता उनको सौंप दिया गया है। हाल ही में ही मोहन मरकाम 3 दिवसीय मरवाही के दौरे में थे। बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो है कार्यकर्ताओं की बैठक की, जो बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी बैठक ली और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मा सौंप दिया है। क्योंकि सुनील, कांग्रेस पार्टी के 2 साल के कामकाज को देखते हुए अगर वो सीट कांग्रेस पार्टी को जीतना काफी जरूरी है, क्योंकि जनता कांग्रेस भी वहां पे कमजोर नहीं है। कहीं ना कहीं जो सहानुभूति वोट है वो जनता कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस जो है ग्राउंड जीरो में, जमीनी स्तर पे वहां पे जो रणनीति बनाना चाहिए वो रणनीति बता के मैदान में उतरी है और लगातार जो प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल है वहां पे जुटे हुए। इसलिए कांग्रेस को उस सीट में ज्यादा चलिए बिल्कुल कुलेश्वर, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर आएंगे, ब्यूरो चीफ आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बेहद दिलचस्प ये चीज देखने को मिल रही है कि कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है, लेकिन इस बार एक नवाचार ये देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में कोरोना मरीज जो है वो भी वोट कर सकते हैं। क्या व्यवस्था की गई इनके लिए? जी बिल्कुल, कोरोना संकट के कारण, क्योंकि जिस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया गया कि जो तय गाइडलाइन है रोकथाम की कोरोना की, उसके अनुसार ही जो है उपचुनाव और जो है बिहार इलेक्शन संपन्न कराए जाएंगे। उसको लेकर खास तैयारियां निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो पोलिंग स्टेशन पर रहेंगी, लेकिन कोई भी पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज्यादा मतदाताओं को नहीं रखा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 मतदाता ही जो है अपने वोट अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण है, तो इसको देखते हुए भी जो है जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं या कोरोना संदिग्ध मरीज हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है पोस्टल बैलेट की व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। वो ऐसे लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, उनके यहाँ पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था है वो कराई जाएगी। इसके अलावा 80 साल के ऊपर के जो वृद्ध बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये विशेष व्यवस्था की गई है। जहां पर मतदान केंद्र दूर रहेंगे वहां पर जो है निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था भी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों के इलेक्शन कमीशनों के माध्यम से कराई जाएगी। और इसके अलावा एक बड़ी बात और है, क्योंकि इस बार जो पूरा चुनाव है वो कोरोना संकट काल के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली भी लड़ा जाएगा। तो ऐसे में प्रत्याशियों को भी सीधे तौर पर प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाने की कोशिश बिल्कुल आकाश, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में सोशल मीडिया का खास तौर पर जोर हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख साहब जुड़ चुके हैं। हिदायतुल्लाह जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। हिदायतुल्लाह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश उपचुनाव की यदि यहाँ पर बात की जाए तो मुख्य विपक्षी दल दोनों ही तरह से तैयार हैं, लेकिन यदि हम बात करें तारीखों की तो फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। साफ है कि इंतजार की घड़ियां और बढ़ चुकी हैं। नहीं, चुनाव आयोग ने अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया है कि वो 29 तारीख के दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। कुछ राज्यों की अपनी समस्या है कि उन्होंने उस राज्यों का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करा है, तो उन सब चीजों को लेकर वो उपचुनाव एक साथ होने वाले हैं। बिहार के आम चुनाव के बारे में उन्होंने आज तारीखों का ऐलान कर दिया और इस मामले में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कुछ बात करने की आवश्यकता रहती, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है और वही इन तारीखों का ऐलान करता है। और जहां तक बात तैयारियों को लेकर रहती है तो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव तैयार रहती है जी। तो हम लगातार जनता के बीच में काम करते रहते हैं, लगातार बुथ पे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो 10 से ज्यादा के कार्यक्रम वर्ष भर में बुथ के ऊपर करता है
तो हमें कोई इस मामले को लेकर नहीं होता। जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है, जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। चलिए, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं। मैं रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेंगे इनसे कि आखिर कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश में असमंजस की स्थिति हालांकि अभी भी बरकरार है कि उपचुनावों की तारीख कब सामने आएगी, लेकिन अब यह साफ है कि जल्द ही उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। क्या तैयारियां कांग्रेस की देखने को मिल रही हैं? क्या ये कहा जा सकता है उपचुनाव की तारीख सामने आएगी और कांग्रेस भी तैयार है उपचुनाव के लिए? ये बात तो तय है कि उपचुनाव जल्दी तारीख घोषणा होने वाली है। 29 तारीख को एक मीटिंग करेगी चुनाव आयोग, उसके बाद में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर देंगे। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान जी की टीम ने ट्रांसफरों की लिस्ट निकाली है, उससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख शीघ्र घोषित होने वाली है। हो सकता है कि कुछ रह गए हों ट्रांसफर की लिस्टें, शायद उसका भी कुछ कारण हो सकता है कि तारीखें घोषित नहीं हो पाई हो, क्योंकि आज सुबह से जो हजारों की तादाद में ट्रांसफर किए गए वो सवालिया निशान उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर। ठीक है, वो प्रशासन के दम पे तैयार होंगे, पर हम जनता के दम पे तैयार हैं। चलिए, जनता के दम पर कांग्रेस बिल्कुल सर तैयार है। मैं आपसे सर ये भी समझना चाहूंगा, कोरोना की बात करें तो कोरोना का असर जो है वो हर तंत्र पर पड़ रहा है, उपचुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तैयारियों और प्रचार पर कितना फर्क पड़ेगा? प्रचार का सिस्टम बदलेगा, निश्चित बदलना चाहिए। पब्लिक के बीच में भीड़ का जो भीड़ तंत्र होता है या भीड़ की जो ज्यादा एकत्रित होने की जो गुंजाइशें होती हैं वो थोड़ा कम होंगी और कम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का काल है। कोरोना में भीड़ का नुकसान देगा लोगों को। इन चीजों पर पार्टियां भी ध्यान देंगी, कांग्रेस पार्टी भी इस बात पे ध्यान दे रही है और चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस चेंज होगी, आने वाले जो प्रत्याशी वोटर्स होंगे उनकी सारी जांच होगी, उसके बाद वो वोट डाल पाएंगे। जो नियमावली कोरोना की है उनका वो पालन करने के लिए हर वोटर बाध्य होगा और हर प्रत्याशी उसके लिए बाध्य होगा जो चुनाव आयोग तय कर रहा है कि वर्चुअल आपको रिलीज करनी है। तो ये सब चीजें जो नियम चुनाव आयोग बनाएगा उसको 100% कांग्रेस पार्टी मानेगी, जिसका पूरा वादा है। बिल्कुल, मैं सर रोकना चाहूंगा। हिदायतुल्लाह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यहाँ पर कांग्रेस का सवाल जो है मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। ट्रांसफर की लिस्ट का मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है सर। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के जरा मित्र थोड़े पढ़े लिख लिया करें। हजारों की संख्या में, कितने हजार हो गए? 10,000, 20,000, 50,000, कितने हुए आज? पूछिए ना, हजारों क्या होता है? यहाँ पर बैठते हैं टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोलते, जनता हंसती है आप लोगों के ऊपर। जिन्होंने अपने पूरे 15 महीने के शासनकाल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए, वो हमें बता रहे हैं। आप देखिए, आपके उसके अंदर एक दिन, मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, दुर्गेश जी सुन ले, पूरे 15 महीने के सरकार का एक दिन ऐसा बता दे जिस दिन कोई ट्रांसफर नहीं निकला हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किस दिन करा, जिस दिन नहीं निकला हो। प्रतिदिन आपने ट्रांसफर के करे और आज वही चीज जो हमने आरोप लगाए थे, तो आपको कुछ मिलता नहीं है बोलने के लिए। तो आजकल राजनीति में हमारे ही डायलॉग्स हमें देने लग जा रहे हैं, हमारे जो आरोप थे उन्हीं पे बोलने लग जा रहे हैं। कितने ट्रांसफर हो गए, कहाँ हो गए? सरकार को अपना सब कुछ करना रहता है। जो आपने बिठा रखे जिनके कारण पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई, उनके कारण फील्ड पे अच्छे अफसरों को रखना पड़ता है और ये अपनी शासन की व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था ऐसी भी नहीं है कि 1.5 लाख ट्रांसफर कर, जहाँ आवश्यक होता है वहां पर ही कर रहे हैं। स्थानांतरण हर जिले में नहीं बदले और कम से कम एक व्यक्ति का 10 बार ट्रांसफर नहीं हुआ है। इनके शासनकाल में एक व्यक्ति का 10 बार ट्रांसफर कर दिया और वो व्यक्ति को जीतीए। बिल्कुल बिल्कुल हिदायतुल्लाह जी, चलिए तो हमने ट्रांसफर की बात कर ली, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन वोटर पर जिनके चलते सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। ये भी कहा जा रहा है जो कि कोरोना मरीज है, जो कोरोना पॉजिटिव है, वो भी उपचुनाव में भाग ले सकते हैं, वो भी वोट कर सकते हैं। क्या ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी उनके लिए? और एक चीज और समझाने का प्रयास करिए, जो आम जनता है वो कैसे कोरोना के खौफ के बिना आ सकती है और उपचुनाव में वोट डाल सकती है, कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। उसकी पूरी जांच होने वाली है। जांच होने के बाद उनका पूरा सब कुछ होगा। वहां पर सारी चीज और सारी किट उपलब्ध होने वाली है। परिवहन की व्यवस्था भी अगर रहेगी कोरोना पेशेंट के लिए तो वो स्वयं करने वाले हैं, चुनाव आयोग करने वाले हैं। और बोला है ये कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जो होने वाला है वो बिहार का होने वाला है। जितनी बड़ी संख्या में लोग उसके अंदर भाग लेने वाले, निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए भी बड़ी बात होती है। हम सब जगह से सब चीजों में सक्षम है। जब बिहार में चुनाव आयोग पूरी तरह कर सकता है तो मध्य प्रदेश को लेकर हमें तो कोई ज्यादा चीजें होना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में लगातार हमने कोरोना को रोकने का काम किया है, टेस्टिंग की चीजें बढ़ाई है। आज आम जन से अगर आप बात करेंगे पूरे देश के अंदर कि
सबसे बेहतर व्यवस्था है, सबसे बेहतर सुविधाएं कहाँ रही, तो आज मध्य प्रदेश का नागरिक जानता है कि वो सुविधाएं मध्य प्रदेश के अंदर रही। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का ये भी मानना है कि कोरोना को लेकर और उपचुनाव से पहले लगातार जनता के बीच भी बीजेपी गई है और सैकड़ों और लाखों की संख्या में यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है। आखिर इससे क्या माना जाए? नहीं, सारी चीजों का पालन करके हुआ है। इन्हें तो खुद जो करते हैं वो दिखता नहीं है। इन्होंने विधानसभा के टाइम पर जब सत्र नहीं बुलाना था तब वो बहाना बना लिया और खुद अपने निवास पर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया। खुद अपनी पत्रकार वार्ता के अंदर पहला जो मध्य प्रदेश के संक्रमित थे वो इन्हीं के पत्रकार वार्ता के अंदर थे। यार वो विषय अपने आप में अलग है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको इस बात को समझना चाहिए, ये तो भगवान का भला है, ये तो भगवान की कृपा है कि कोरोना आने के पहले मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आ गई, नहीं तो ये लोग तो लगे रहते कमाई धमाई और ट्रांसफर। चलिए बिल्कुल इसका जवाब ले लेंगे दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा। बार बार देखा गया है कि कांग्रेस के द्वारा ये कहा जाता है कि कोरोना महामारी के दौरान भी लगातार बड़ी संख्या में बीजेपी के द्वारा सभाएं की जाती हैं। कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा सर कि जितने लोग वहां पर आए हैं उन्हें कोरोना नहीं होगा या इस महामारी से वो दूर रहेंगे? आज पर स्थिति है, जो व्यक्ति यहाँ पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई पे बहुत ज्यादा बखान कर रहा है, उनके पार्टी के बनाए हुए गृह मंत्री कोरोना के नियमों को नहीं मानते हैं। 2 दिन पहले माफी मांगी है, उसके बावजूद भी सर, कल मैं सर आपसे ये चाहूंगा, मैं सर आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि मैं आम जनता की बात करूं, आम जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल हुई है, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना रहा है कि जितना मौका हमें मिलना चाहिए था जनता के बीच जाने का उतना मौका नहीं मिल पाया है। क्या वाकई ये बात सही है? मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ। कोरोना की बात जो कर रहे हैं, कोरोना पे माननीय गृह मंत्री महोदय कोरोना के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आज भास्कर पेपर ने उनका एक फोटो छाप के, चलिए बिल्कुल सर, वो मैं आपकी बात से सर सहमत हूं, लेकिन फिलहाल तो मैं आम जनता की बात ही आपसे करना चाहूंगा और मैं रोकना चाहूंगा आपको। हिदायत जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और बार बार कांग्रेस के द्वारा आखिर ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं? क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं जो तैयारियां बीजेपी के द्वारा की गई उन तैयारियों का डर है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि वो अब सत्ता में वापस नहीं आने वाली। जनता ने तो इन्हें पिछले आम चुनाव में भी नकारा था। वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा था, सीटों की संख्या में भले ही ये थोड़ी बहुत ज्यादा थे। इनके पास भी बहुमत नहीं था, हमारे पास भी बहुमत नहीं था। इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी। हम सीधे, हमको अगर विपक्ष में बैठने का बोला था, हम विपक्ष में बैठे। ये सरकार नहीं चला पाए, ये खुद सरकार नहीं चला पाए, ये आपसी द्वंद्व से सरकार नहीं चला पाए। तो राज्यपाल ने हमें मौका दिया, जो संवैधानिक व्यवस्था है हमें मौका दिया। अब जनता अभी परिणाम दे देगी। अब चलिए, जनता परिणाम देगी और जनता किसका साथ देगी तो आने वाले वक्त में साफ ही हो जाएगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा करी, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। एक बार फिर रायपुर की ओर चलेंगे। कुलेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात मध्य प्रदेश की करी जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन यदि हम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर की जाए तो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव होने हैं। क्या ये कहा जा सकता है जो वर्तमान दौर में महामारी तेजी से अपने पैर पसारती जा रही है, इसे देखते हुए और उपचुनाव को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए बिल्कुल सुनील, यहाँ पे एक ही सीट पे चुनाव होना है मरवाही के, तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था जो यहाँ पे की गई, क्योंकि जो 29 सितंबर को बैठक होने वाला है, कहीं ना कहीं कयास यही लगाया जा रहा है कि उस दिन मरवाही उपचुनाव का भी ऐलान हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने पहले ही अपनी व्यवस्था पूरी कर दिया है। अगर बात की जाए जिला बनने के बाद मरवाही पेंड्रा मरवाही की, तो सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी वहां पे करके रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐलान भी होता है तारीखों का, तो उतना दिक्कत जो है यहाँ पे ना प्रशासन को नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी यहाँ पे पूरी करके रखी हुई है। चलिए, तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ रणनीति देखने को मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलेश्वर आपका बहुत धन्यवाद। तो कोरोना का असर तो है वो हर तंत्र पर देखने को मिल रहा है। हालांकि असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है, लेकिन जिस तरह से मुख्य विपक्षी दलों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं और खास बात यह भी है कि कोरोना को देखते हुए तमाम नवाचार किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि आम जो जनता है वो कितना बढ़ चढ़कर इस उपचुनाव में भाग लेती है। और मुख्य विपक्षी दलों की यदि हम बात करें तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब यह भी देखना है कि सत्ता पलटने वाला उपचुनाव आखिर कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। इसी के साथ आएंगे स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।